दोस्तों हमारे लाइफ में हवा, पानी और अपना अन्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अपने फिनंशियल लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है सेविंग। अभी ये दोनों में का डिफरेंस क्या है ये आपको अभी पहले से मालूम है, मेरे एक वीडियो में पहले मेंशन किया हुआ है। सेविंग में दोस्तों आपका पैसा जमा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वो जो सेविंग है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अपने फिनंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करेगा। जिसको रिस्क नहीं लेना है वो बैंक में रखेगा फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में रखेगा, और वो लोग जो ज़्यादा थोड़े से रिस्क ले सकते हैं वो स्टॉक मार्केट में डालेंगे या बॉन्ड में डालेंगे या डिबेंचर्स में डालेंगे। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये टोटली अपना इंडिविजुअल कॉल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिनंशियल स्टेबिलिटी। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना है ये बात के ऊपर अगर आप कन्विंस हो गए हो तो उसमें दोस्तों शेयर मार्केट में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी शेयर मार्केट में ही रहती है। लाख के 12,000 भी हो सकते हैं और 12,000 के 1,00,000 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ है एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने एक मेरे वीडियो में बोला था, हमको मिडिल पाथ चुनना है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मिडिल पाथ चुनना है और रिस्क लेने के लिए भी मिडिल पाथ चुनना है। और वो मिडिल पाथ अगर चुनना है तो शेयर मार्केट का जो नॉलेज है वो हमको गेन करना है। शेयर मार्केट का नॉलेज अगर गेन करेंगे हम लोग तो हम लोग मिडिल पाथ यानी कम से कम रिस्क और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कौन से शेयर से मिल सकता है, कौन से स्टॉक से मिल सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ें हमारी समझ में धीरे धीरे आती जाएगी। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ऑर्डर टाइप्स के बारे में बात की थी। अभी ये वीडियो में दोस्तों हम लोग बाकी के जो KPIs रहते हैं जैसे प्राइस टू अर्निंग है, EPS है, डिविडेंड यील्ड है, बीटा मतलब क्या है, बुक वैल्यू मतलब क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर कोई शेयर या कोई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का और बैलेंस शीट का हमको अगर एनालिसिस करना है तो वो एनालिसिस में दोस्तों अगर ये पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे और उसका कंपैरिजन बाकी कंपनीज के साथ करेंगे तो हमको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि जो शेयर हम खरीदने की सोच रहे हैं वो अच्छा है, रिस्क फैक्टर कितना है, अप्रिसिएशन का कितना चांस है, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ने का कितना चांस है, ये सब चीज़ें हमको ये KPIs देखने से मालूम पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों पहला जो KPI है आज का वो है PE रेशो। PE रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब कोई चीज़ अर्न करने के लिए हम लोग कितना प्राइस पे कर रहे हैं उसका ये मतलब है। सिंपल टर्म में अगर हमको समझना है तो दोस्तों हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, समझो 10,000 रुपया रखा, 7% इंटरेस्ट है, तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट इज़ 7% पर एनम, मतलब साल में 7% हमको मिलेगा। लेकिन जब भी हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग शेयर के बारे में बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है और उसको कैसे समझना है देखते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग का जो भाव है उसके सामने शेयर का EPS कितना है, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है, ये दोनों चीज़ें कंपेयर करके दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशो निकलता है। फॉर्मूला उसका सिंपल है, जो ट्रेडिंग का जो स्टॉक का प्राइस है वो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर समझो स्टॉक का ट्रेडिंग 100 रुपये पे हो रहा है और उसका EPS अगर 10 रुपये का है तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये शेयर का प्राइस टू अर्निंग इज़ 10 रुपीज़। और ये जो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग है, ये प्राइस टू अर्निंग हमेशा कंपेयर होता है विद द पीयर्स। दैट मीन्स एक ही सेक्टर में काम करने वाले मल्टीपल कंपनीज। फॉर एग्जांपल समझो हमने फार्मास्यूटिकल्स अगर लिया तो ग्लैक्सो है, सन फार्मा है, बायोकेम है, ऐसे जो बाकी के जो कंपनीज है उसके साथ में हमने जो शेयर का एनालिसिस किया है उसका PE क्या है ये हमको देखना है। तो जो शेयर का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका PE बाकी के कंपैरिजन में अगर कम है तो वन कैन से कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये शेयर का प्राइस आगे जाके बढ़ेगा।
प्रोवाइडेड द कंपनी फंडामेंटल्स आर गुड। तो ये दोस्तों पी रेशियो का होता है मीनिंग। तो ये प्राइस टू अर्निंग हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कभी भी हम लोग किसी शेयर को खरीदते हैं मतलब वो कंपनी के हम ओनर हो जाते हैं। तो जो अर्निंग होता है वो इनडायरेक्टली एज अ ओनर अपना अर्निंग है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो प्राइस टू अर्निंग में दोस्तों अगर समझो 10 रुपये का अर्निंग है तो वो 10 रुपये का अर्निंग कमाने के लिए हाउ मच प्राइस आई एम पेइंग इन द मार्केट टू गेट द ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। ओनरशिप इन द सेंस पार्शल ओनरशिप, जितने शेयर खरीदेंगे उतने परसेंट के हम वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो ये प्राइस टू अर्निंग का मीनिंग है। तो प्राइस टू अर्निंग में दोस्तों ईपीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर कंट्रीब्यूटर। तो ये ईपीएस का मतलब क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ईपीएस का दोस्तों फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर कंपनी कितना पैसा कमा रही है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। काउंट शेयर का जितना है ये इसका सिंपल फार्मूला है। तो जितना ईपीएस ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब जो शेयर होल्डर्स है, मतलब जो ओनर्स है, उनके लिए कंपनी का अर्निंग ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों कंपनी का जो ट्रेडिंग का स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइस है वो भी ईपीएस के ऊपर डिपेंड रहता है। हायर द ईपीएस हायर वुड बी द स्टॉक ट्रेडिंग प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। लोअर द ईपीएस अकॉर्डिंगली प्राइस ऑल्सो विल बी लोअर। तो ये पी रेशो एंड ईपीएस दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर्स जो हमको ध्यान में रखने चाहिए while analyzing the company and while deciding whether to buy the shares of this company or not। तीसरा है दोस्तों अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड दोस्तों ऐसे कैलकुलेट होता है, स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस, दैट गिव्स द अर्निंग यील्ड। जितना ज़्यादा यील्ड रहेगा मतलब कंपनी का पोजीशन उतना अच्छा है। तो ये भी एक पैरामीटर है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए डिविडेंड यील्ड। कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है। जैसा हम अगर कोई पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, लेकिन अगर हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो कंपनी तो इंटरेस्ट देगा नहीं, क्योंकि हम लोग ओनर है, ओनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ओनर को दिया जाता है डिविडेंड, दैट इज शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट। शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसके सामने डिविडेंड कितना है, बेस्ड ऑन दैट दोस्तों डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होता है। हायर द डिविडेंड यील्ड मोर बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर। मतलब जब भी शेयर के भाव में उतार चढ़ाव आता है, समझो हमने कोई शेयर खरीदा, चढ़ाव आया ही नहीं, मतलब शेयर ऊपर गया ही नहीं, नीचे गया या अपना खरीद भाव के ऊपर ही रहा, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। तो जितना डिविडेंड यील्ड ज़्यादा रहेगा उतना दोस्तों हमको डिविडेंड के रूप में पैसा हर साल मिलते जाएगा। तो ऐसा ही शेयर चुने कि जिसका डिविडेंड यील्ड इज़ हायर देन द बैंक इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में जैसे हमने बात की, रिस्क इज़ मैक्सिमम इन शेयर मार्केट। बैंक में रिस्क ज़ीरो है, तो बैंक अगर 6-7% एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देती है तो डिविडेंड यील्ड हैज़ टू बी मोर देन दैट। एंड ऐसे बहुत से कंपनीज है लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस कि जिनका डिविडेंड यील्ड इज़ मोर देन 8-9%। तो ऐसे शेयर ज़्यादा चुनने हैं अपने पोर्टफोलियो में कि जिनका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। मेरा फोकस हमेशा डिविडेंड यील्ड पे भी रहता है कि जिसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है ऐसे ही शेयर मैं चुनता हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, आपको मालूम है। अगर मैंने किसी शेयर का क्वांटिटी खरीदा और अगर हफ्ते भर में वो शेयर बढ़ा नहीं, नीचे चला गया, then I don't mind holding that share because at the end of the year I am guaranteed at least a minimum return of 9-10%। तो ये जो डिविडेंड यील्ड है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पांचवा चीज़ है बीटा, BETA। इसका मतलब दोस्तों वोलेटिलिटी शेयर में कितना है, मतलब इंडेक्स ऊपर नीचे होता है उसके कंपैरिजन में शेयर का भाव में कितना ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बीटा। हाई बीटा मतलब समझो शेयर मार्केट X% से समझो गिरा तो जो जिसका हाई बीटा है वो X+ से गिरेगा, एंड वाइस वर्सा शेयर मार्केट समझो X% से बढ़ा तो ये जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स है वो X+% से बढ़ेंगे, मतलब X+ समथिंग। समझो शेयर मार्केट 1% से बढ़ा तो ऐसे शेयर्स जो हाई बीटा वाले हैं वो 5% से बढ़ सकते हैं, 5% से गिर भी सकते हैं अगर शेयर मार्केट नीचे आया तो। और लो बीटा मतलब अगर शेयर मार्केट समझो 5% से गिरा, ये शेयर अपने जगह से हिलेगा ही नहीं, ये शेयर अपने ही तरीके से काम करेगा।
आप में से कोई ट्रेडर हो और रिस्क लेने की एबिलिटी अगर ज़्यादा है, हाई बीटा स्टॉक देखिए, क्योंकि उसमें रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा होने के चांसेस है। नीचे चला गया तो लॉस भी ज़्यादा होगा डेफिनेटली। और जो लो रिस्क वाले हैं मेरे जैसे, वो लो बीटा स्टॉक में ज़्यादा फोकस करें। जिनका बीटा कम है उसमें ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, इन्वेस्टमेंट में भी, रिस्क लेने में भी हमको मिडल पाथ चुनना है। ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। तो ये मिडल पाथ में दोस्तों, जो कंपनी का बीटा 1 या 1 से कम है, अगर ऐसे शेयर हम लोग चुनेंगे तो प्रॉफिट तो होगा डेफिनेटली। शेयर मार्केट में इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, प्रॉफिट तो होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड यील्ड से पैसा आएगा। लेकिन समझो मार्केट सडनली नीचे चला गया, तो एज कंपेयर टू मार्केट, जो शेयर का बीटा लो है वो कम गिरेगा एज कंपेयर टू हाई बीटा स्टॉक। तो ये भी एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वाइल एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग अ शेयर। और एक पैरामीटर है दोस्तों बुक वैल्यू, मतलब कंपनी के बुक्स में शेयर का वैल्यू कितना है। मार्केट वैल्यू कितना भी होने दो, ऐसा हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इज़ 100 रुपीज़ और बुक वैल्यू इज़ ओनली 10 रुपीज़। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इज़ 100 रुपीज़ बट बुक वैल्यू इज़ 130, 140, 150 रुपीज़। ऐसा भी हो सकता है। और ये बुक वैल्यू दोस्तों कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। अगर समझो कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, ठीक है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में गया तो एंड में शेयर होल्डर्स को एज अ ओनर कुछ ना कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। वो पैसा क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटीज़। तो शेयर होल्डर्स के लिए इन केस कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन क्या पैसा मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट द बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो ये बुक वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, स्टॉक का जो ट्रेडिंग प्राइस है दैट वन ऑलवेज शुड कंसिडर विद द बुक वैल्यू। अगर ट्रेडिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बुक वैल्यू से शेयर थोड़ा सस्ता है, एंड वाइस वर्सा। अभी दोस्तों देखते हैं मार्केट कैप। आपने हमेशा सुना रहेगा ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है। तो ये मार्केट कैप का मतलब क्या है, मार्केट कैप मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट मल्टीप्लाइड बाय द स्टॉक वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। तो जो रिजल्टेंट फिगर है दैट इज़ नथिंग बट मार्केट कैप ऑफ अ कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बुक वैल्यू देखा, तो बुक वैल्यू के लिए एक प्राइस टू बुक ये भी रेशो रहता है। मतलब स्टॉक प्राइस दैट इज़ गेटिंग ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, दैट गिव्स द प्राइस टू बुक रेशो। नेक्स्ट इज़ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब शेयर का फेस वैल्यू कितना है, मतलब कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो वो कितने रुपए का शेयर है। भले उसके ऊपर कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। आपने आईपीओ का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, इशुअंस ऑफ शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ सो एंड सो रुपीज़। तो जो उसमें जो फेस वैल्यू है दैट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। बट दिस फेस वैल्यू इज डिफरेंट, प्रीमियम गेट्स एडेड एंड देन द आईपीओ प्राइस गेट्स डिसाइडेड। और एक दोस्तों कंसेप्ट है सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट मतलब क्या, ऑन अ गिवन डे कोई शेयर बढ़ना या नीचे आना उसका एक लिमिट रहता है। वो लिमिट 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है और मैक्सिमम 20% भी हो सकता है। दैट मीन्स किसी शेयर में जो मूवमेंट है भले अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, वो जो सर्किट लिमिट जो डिसाइड किया हुआ है वो सर्किट लिमिट के ऊपर नहीं जा सकता। मतलब अगर किसी शेयर का 20% का सर्किट है और वो शेयर का ट्रेडिंग प्राइस समझो अभी 100 रुपया है कल का क्लोजिंग, तो आज वो शेयर 120 रुपये के ऊपर नहीं जा सकता, 80 रुपये के नीचे नहीं जा सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। नेक्स्ट डे जब भी वापस आएगा तभी वापस 20%, तभी वापस 20%। लेकिन जब ये बार बार ऐसा सर्किट लगते जाता है 20% का, तो स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन देयर ओन दे टेक सर्टन एक्शंस और जो सर्किट लिमिट है उसको कम कम करते जाते हैं। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा वो स्टॉक में तो 20 का 15 होता है, 15 का 10 होता है, 10 का 5 होता है विद द गैप ऑफ 2 to 3 डेज। लेकिन दोस्तों आपको एफ एंड ओ सेगमेंट के बारे में मालूम है, ये एफ एंड ओ सेगमेंट में पहला सर्किट लगता है 10% का, लेकिन देयर इज़ नो अपर लिमिट एंड देयर इज़ ऑल्सो नो डाउन साइड लिमिट। जो एफ एंड ए के स्टॉक रहते हैं वो एक दिन में कितने भी बढ़ सकते हैं और कितने भी नीचे चले जा सकते हैं। इनिशियली उनको 10% का सर्किट रहता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी जो एफ एंड ओ के स्टॉक है उनको, और वो 10% का जो सर्किट है फिर वो शेयर चला जाता है कूलिंग पीरियड में। वो नॉर्मली 15 से 20 मिनट का कूलिंग पीरियड रहता है और फिर उसके बाद में वो सर्किट खुलता है।
अगर समझो शेयर बहुत तेज़ी में है, ऊपर जा रहा है, तो पहले वो 10% पे फ्रीज होगा, थोड़ा टाइम वो 10% पे रहेगा और थोड़ा टाइम बिताने के बाद सेम डे 10% का सर्किट खुलेगा, वापस 5% के ब्रैकेट में वो चला जाएगा। 5% भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन दोस्तों वो शेयर में अगर एफ एंड ओ कैटेगरी का है तो देर इज़ नो अपर लिमिट एंड देर इज़ ऑल्सो नो डाउन साइड लिमिट। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों शेयर मार्केट में 2 डेट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उसका मीनिंग क्या है। एक है एक्स डेट और दूसरा है रिकॉर्ड डेट। कंपनी जब भी कोई भी अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड हो, राइट्स हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, बायबैक हो, तो दोस्तों उसमें कंपनी एक्स डेट अनाउंस करती है। मतलब वो एक्स डेट मतलब क्या है कि वो डेट के पहले एक दिन तक कंपनी इज़ कम बोनस, कंपनी इज़ कम डिविडेंड और कंपनी शेयर इज़ कम राइट। समझो अगर कंपनी ने बोनस के लिए या समझो डिविडेंड के लिए 10 तारीख समझो डिक्लेयर किया है कि 10 तारीख इज़ द एक्स डेट, तो 9 तारीख तक जो भी शेयर खरीदेगा उसको डिविडेंड हो, राइट्स हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, बायबैक हो, उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा 9 तारीख तक, क्योंकि कंपनी ने बोला है 10th इज़ द एक्स डेट। लेकिन अगर कोई 10 तारीख को खरीदता है तो जो कंपनी ने जो बेनिफिट अनाउंस किया है वो नए बायर को नहीं मिलेगा, दैट वुड बी गिवन ओनली टू द बायर्स जो 9 तारीख तक वो शेयर को होल्ड करते हैं। दिस इज एज फार एज एक्स डेट इज कंसर्न। अभी रिकॉर्ड डेट मतलब क्या है दोस्तों, जब भी एक्स डेट अनाउंस होता है उसके एक दिन बाद का रिकॉर्ड डेट रहता है। तो दोस्तों यूजुअली कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और उसके पहले का एक दिन स्टॉक एक्सचेंजेस अनाउंस एज एक्स डेट। अब ये एक दिन का गैप क्यों है ये समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपको मालूम है स्टॉक के कस्टोडियन कौन है, NSDL है और CDSL है। तो ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्स डेट पे वो लोग क्या करते हैं कि एक्स डेट होने के बाद, मतलब अभी जो हमने एग्जांपल देखा 10 तारीख का एक्स डेट था, तो वो 10 तारीख को रिपोर्ट निकालते हैं कि 9th के मिडनाइट तक कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं और वो लिस्ट भेजते हैं कंपनी को। एंड वही शेयर होल्डर्स को कंपनी जो भी बेनिफिट हो, बोनस हो, डिविडेंड हो या कुछ भी हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्स एंड रिकॉर्ड डेट। एक्स मतलब वो डेट पे बेनिफिट ख़त्म, रिकॉर्ड डेट मतलब वो रिकॉर्ड डेट पे अगर हमको बेनिफिट चाहिए तो अपना नाम शेयर होल्डर के रजिस्ट्री में होना चाहिए। और दोस्तों कभी कभी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ लेकिन अभी तक डिविडेंड मुझे मिला ही नहीं है, तो उसके लिए भी दोस्तों सेबी का एक मैंडेट है कि डिविडेंड हैज़ टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। जो 1 तारीख को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो 31st के पहले कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये डिक्लेरेशन के बाद विद इन 30 डेज कंपनी हैज़ टू पे द डिविडेंड टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। जैसा दोस्तों डिविडेंड के लिए डेज का रिस्ट्रिक्शन है, वैसा बोनस इशू के लिए भी डेट का रिस्ट्रिक्शन है। ये डेट का रिस्ट्रिक्शन है 15 दिन फ्रॉम एक्स डेट। मतलब समझो अगर 1 तारीख एक्स डेट है तो 15 तारीख तक या 15 तारीख के पहले कंपनी हैज़ टू इशू द शेयर्स, bonus shares and also deposit them into the individual accounts of the shareholders जिनका नाम रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में अपीयर हो रहा है। और वो बोनस दोस्तों अपने अकाउंट में आने के बाद एक ISIN करके कोड रहता है। ISIN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बोनस के लिए सेबी एक ISIN नंबर इशू करता है। वो ISIN नंबर आने के बाद वो जो बोनस के जो शेयर्स है या राइट्स के जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे वापस लिस्ट होते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस उनका ट्रेडिंग अलाउ करता है और वो ट्रेडिंग अलाउ करने के बाद ही वो शेयर्स हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। तो कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, आपके डिमेट अकाउंट में तो शेयर्स आ गए बोनस वाले। अगर समझो 100 शेयर्स आपके पास है, 1:1 बोनस है, तो 100 आपके अकाउंट में आ गए। और जैसे ही आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए, इफ़ यू ट्राई टू सेल 200 शेयर्स, आपको मैसेज आएगा इनसफिशिएंट क्वांटिटी। वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी का मैसेज इसलिए है क्योंकि आपके अकाउंट में तो आ गया, लेकिन द शेयर्स आर स्टिल अवेटिंग ISIN नंबर एंड अप्रूवल फॉर ट्रेडिंग। तो जैसे ही ये ISIN नंबर आता है, बाद में उसको इमीडिएटली अप्रूवल मिलता है, उसके बाद हम लोग वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर टाइप समझना जितना इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने ऑर्डर टाइप का वीडियो नहीं देखा है
उनके लिए मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देता हूँ। तो ये दोनों वीडियो साथ में देखिए। ऑर्डर टाइप्स कितने टाइप के हैं, उसमें से हमको कौन सा ऑर्डर टाइप सूट करता है, कौन सा ऑर्डर टाइप यूज़ करके हमको ऑर्डर डालना है, एंड देन कंपनी एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, उसमें कौन से पैरामीटर्स है, तो वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स क्या है वो जानना और उसको कंपेयर कैसे करना है। मतलब समझो पैरामीटर तो हमको मालूम है, लेकिन हर एक पैरामीटर का सिग्निफिकेंस क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है शेयर चुनने में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जिसके समझ में आ गया दोस्तों, समझो वो इन्वेस्टर इज स्टैंडिंग एट अ मिनिमम रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। ये सब कंसेप्ट जो अभी हमने बात की KPIs की, ये अगर आपके समझ में आ गई तो समझो आपका नॉलेज शेयर मार्केट में टू अ लार्जर एक्सटेंट परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो रिगार्डिंग अदर पैरामीटर्स वाइल आइडेंटिफाइंग अ क्वालिटी स्टॉक। PE का मतलब क्या है, बुक वैल्यू का मतलब क्या है, डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है, प्राइस टू बुक रेशो मतलब क्या, एक्स डेट मतलब क्या, रिकॉर्ड डेट मतलब क्या, बीटा मतलब क्या। तो ये सब कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है, और एक काम आपके पास एडिशनल, आपके दोस्त लोगों को व्हाट्सएप पे अपना ये वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करना है और उनको बोलना है वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।